सहेलियां। मायरा, मोनिका और तारा तीनों बचपन की पक्की सहेलियां होती हैं। बचपन से ही तीनों सहेलियों में बहन जैसा प्यार होता है। मायरा मोनिका जहां एक बड़े और अमीर परिवार से होती हैं, वहीं तारा एक गरीब परिवार से होती है। लेकिन इसके बावजूद भी तीनों सहेलियों में हमेशा एक दूसरे के लिए अटूट प्यार रहता है। मायरा और मोनिका दोनों की फैमिली मायरा और मोनिका को आगे की स्टडीज के लिए बाहर भेज रही होती है, लेकिन वहीं गरीब परिवार के होने की वजह से तारा कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होते ही काम करके अपने घर का खर्च चलाती है। मोनिका, मायरा, तुम दोनों यहाँ, वो भी इतनी देर रात? हमें तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी थी, इसलिए हम सुबह तक नहीं रुक पाए। ऐसी क्या बात थी जो तुम दोनों को इतनी देर रात यहाँ आना पड़ा? सब कुछ ठीक तो है ना? तारा, मेरे और मायरा के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाएं और वहीं रहकर अपने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करें। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें 2 दिन बाद विदेश भेज रहे हैं। क्या विदेश? ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम दोनों उदास क्यों हो? क्योंकि हम दोनों तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज तुम भी हमारे साथ चलो ना। मायरा, मोनिका, तुम दोनों जानती हो ना कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी माँ मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाएगी। तो हम लोग हैं ना, हम सारा खर्चा उठाएंगे। नहीं मोनिका, तुम दोनों ने बचपन से मेरे लिए बहुत कुछ किया है। जब माँ के पास पैसे नहीं होते थे तो तुम दोनों मेरे स्कूल की फीस भरती थी। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों जाओ और अपनी आगे की पढ़ाई करो। तारा की बातें सुनकर मायरा और मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ना चाहते हुए भी तारा के कहने पर मायरा और मोनिका को विदेश जाने के लिए हाँ करनी पड़ती है, जिसके बाद मायरा मोनिका तारा से विदा लेकर विदेश चली जाती हैं। तारा, ये लड़के का रिश्ता तेरे लिए आया है। मुझे तो ये लड़का बहुत पसंद है। तू भी बता दे तुझे लड़का कैसा लगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेरी शादी होती देख लूं। माँ, इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती हूँ मैं। अभी तो मुझे आपका ख्याल रखना है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। भगवान न करे अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो तेरी शादी कैसे होगी। इसीलिए मेरे जीते जी शादी कर ले। ये मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुझे दुल्हन बनता देख सकूं। अपनी माँ की बातें सुन तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शादी करने के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद कुछ ही महीनों में तारा की कार्तिक नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद तारा अपनी शादीशुदा जिंदगी की सारी जिम्मेदारियों को संभालती है। गरीब परिवार से होने के बावजूद भी तारा की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो जाती है। शादी के बाद तारा अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है, लेकिन तारा की खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाती। कार्तिक, आज इतनी जल्दी आ गए आप? अभी तो दुकान बंद करने में काफी टाइम है। तारा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारा सारा पैसा चला गया। अब हम कहीं के नहीं रहे। लेकिन क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है। मेरा दोस्त बिरजू, उसके साथ मैंने पार्टनरशिप में कपड़े की दुकान खोली थी। वो रातों रात दुकान का सारा माल बेचकर और सारे पैसे लेकर भाग गया। मैंने अपना घर गिरवी रखकर लोन लिया था। अब मैं ये लोन कैसे चुकाऊंगा? अगर मैं लोन समय पर न चुका पाया तो बैंक वाले आकर हमारा घर जब्त कर लेंगे। प्लीज आप रोना बंद करिए, सब ठीक हो जाएगा। माता रानी है हमारे साथ।
कार्तिक के पार्टनर बिरजू के सारे पैसे ले जाने के बाद अब कार्तिक के पास एक पैसा भी नहीं बचता है, जिसके बाद अब धीरे धीरे घर में परेशानी आने लगती है, जिसका सामना सभी परिवार वालों को करना पड़ता है। कार्तिक का घर उस कपड़े की दुकान से ही चल रहा था। धीरे धीरे अब पूरे परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मिलना बंद हो जाता है। कार्तिक से ये सब अब देखा नहीं जा रहा था, इसीलिए कार्तिक शहर जाने का फैसला करता है। ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो एक दिन हम लोग भूखे मर जाएंगे। मैंने पूरे गांव में काम ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं पर कोई भी काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं काम की तलाश में शहर जा रहा हूँ। माँ, पिताजी, किरण और तारा, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ मैं जल्दी शहर में नौकरी ढूंढ लूंगा, और जब मैं वापस लौटूंगा तो देखना हम सब की जिंदगी पहले की तरह हो जाएगी। जिसके बाद कार्तिक अपने परिवार वालों से विदा लेकर काम की तलाश में शहर की तरफ निकल जाता है। कार्तिक को गए हुए अभी 2 दिन भी नहीं होते कि तभी बैंक वाले आ जाते हैं। पैसे समय पर न देने की वजह से बैंक वाले जबरदस्ती तारा और उसके ससुराल वालों से घर खाली करवा देते हैं और पूरा का पूरा परिवार बेघर हो जाता है। हे भगवान, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश का मौसम भी है। इस मौसम में तो हम बिना छत के कहीं पर भी नहीं रह सकते। पूरे परिवार को सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उन्हें रहने के लिए कहीं पर भी छत नहीं मिलती, जिसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन कहाँ गरीब की परेशानी इतनी जल्दी रुकती है। थोड़ी ही देर में जोरों की बारिश होने लगती है, जिसके चलते सब लोग भीग जाते हैं और भीगते हुए ही अपनी पूरी रात गुजारते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी लोग इस बरसात में भीगते भागते ही मर जाएंगे। हम लोगों को कहीं न कहीं तो अपनी छत का ठिकाना करना पड़ेगा। किरण की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि तभी तारा एक तरकीब सोचती है। माँ जी, क्यों ना हम घास का घर बनाएं? क्योंकि घास पानी को अपने अंदर सोख लेती है, जिससे बारिश में हमारी छत से पानी नहीं टपकेगा और हम आराम से रह सकेंगे। तारा का घास से घर बनाने का आइडिया सभी को अच्छा लगता है, जिसके बाद आशा और महेश घास लेकर आते हैं और किरण, तारा कई घंटों से मेहनत के बाद घास का घर बनाकर तैयार कर देती हैं। जिसके बाद सभी लोग उस घर के अंदर रहने लगते हैं। जिसके बाद सारा परिवार थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त का खाना जोड़ लिया करता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है। समय बीतने के साथ साथ मायरा और मोनिका की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। जिसके बाद जब वो वापस अपने घर आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि तारा की शादी हो गई है। जिसके बाद वो तारा से मिलने उसके ससुराल जाती हैं, जहां उन्हें तारा नहीं मिलती है। पूरा गांव ढूंढने के बाद आखिर में मायरा और मोनिका को तारा मिल जाती है। तारा जैसे ही मायरा और मोनिका को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। मोनिका, मायरा, तुम दोनों यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? तुम दोनों को कैसे पता कि मैं यहाँ रह रही हूँ? हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, जिसके बाद जाकर तुम हमें यहाँ मिली हो। लेकिन तुम और तुम्हारी ससुराल वाली अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों रह रही हो, वो भी इस घास के घर में? मोनिका मायरा के पूछने पर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद तारा अपनी दोनों सहेलियों को अपने ऊपर बीती सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर मोनिका कहती है, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुमने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तारा, अब हम लोग आगे हैं, अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मायरा और मोनिका इतना बोलकर आधे आधे पैसे मिलाते हैं और तारा और उसके ससुराल वालों के लिए एक पक्का और अच्छा घर ले लेते हैं।
जिसके बाद वो दोनों तारा और ससुराल वालों को उस घर के अंदर लेकर आते हैं। अब तुम्हें इस खास के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम और तुम्हारा पूरा परिवार इसी घर में रहेगा। मोनिका, मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? तुम लोगों ने पहले भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब ये घर, मैं इस घर में नहीं रह सकती। इसका मतलब तुम हमें अपना दोस्त ही नहीं मानती हो। अगर दोस्त मानती होती तो इस घर में रहती। ऐसा नहीं है मायरा। अगर ऐसा नहीं है तो तुम्हें इस घर में रहना पड़ेगा। मायरा और मोनिका के कहने पर तारा अपने ससुराल वालों के साथ उस घर में रहने लगती है। कुछ ही दिनों में तारा का पति कार्तिक शहर से वापस आ जाता है। कार्तिक को शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती है, जिससे घर आने के बाद कार्तिक नौकरी में कमाए पैसों की मदद से गांव में एक काम स्टार्ट करता है, जिसके बाद उनकी जिंदगी पहले से भी बहुत अच्छी हो जाती है। भरी दोपहर में नितेश जंगल से लकड़ियां काट कर लेकर आता है और अपनी बहन को देते हुए कहता है, लो बहन, घर में गैस खत्म हो गई है। अब तुम इन लकड़ियों को जलाकर खाना बना लो। माता पिता भी भूखे प्यासे बैठे हैं। नितेश ऐसा कहकर हैंडपंप से पानी निकालता है और अपने हाथ मुंह धो लेता है, जिसके बाद वो अपने पिता और अपनी माँ के पास जाता है। माँ, बस थोड़ी ही देर में गरिमा दीदी खाना बनाकर लेकर आएंगी। उसके बाद आप खाना खाकर अपनी दवाई खा लेना, इससे आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। सुलेखा और मदन दोनों बिस्तर पर लेटे होते हैं। उन दोनों की ही बढ़ती उम्र के साथ उनकी बीमारियां भी बढ़ रही थी। तभी नितेश के पिता मदन उससे कहते हैं, बेटा, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ी देर मेरे पैर दबा दे। नितेश मालिश वाला तेल लाता है और अपने पिता के पैरों को दबाना शुरू कर देता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ उससे कहती है, बेटा, तेरी बड़ी बहन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तू तो जानता ही है, तेरे माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं और अब हम काम नहीं कर सकते। तुझे तेरी बहन की शादी करवानी है, ये जिम्मेदारी तेरी है। ये सुनने के बाद नितेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो अभी केवल 18 साल का ही होता है और उसे अपनी बहन की चिंता बहुत सताती है। समझ सकता हूँ माँ, मैं दिन रात यही सोचता हूँ कि अपनी बहन की शादी कैसे करवाऊँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। देखना, बहुत जल्दी मैं गरिमा दीदी की शादी किसी अच्छे घर में करवाऊंगा। नितेश ऐसा कहकर अपने पिता के पैर दबाता रहता है और तभी वहाँ पर गरिमा सभी के लिए खाना लेकर आ जाती। चलो, अब सब आ जाओ, खाना खा लो। गरिमा ऐसा कहकर एक चटाई बिछाती है और उस पर सभी वहाँ पर बैठ जाते हैं। वो सबको खाना परोसती है, जिसके बाद वो कहती है, एक वक्त का खाते हैं तो दूसरे वक्त की चिंता होने लगती है। जितना राशन था वो खत्म हो गया है। भाई, अब रात को क्या बनेगा? मेरे होते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, मैं शाम को राशन ले आऊंगा। छोटी सी उम्र में ही नितेश ने काम करना शुरू कर दिया था। घर में राशन ना होने पर वो अपने मालिक के घर में काम करने के बाद उनसे कहता है, मालिक, मेरे घर का राशन पूरी तरह से खत्म हो गया है, इसलिए मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। अरे, जब से तू इस घर में काम करने आया है तब से तुझे हर महीने एडवांस ही चाहिए होता है। अरे, मैं तुझे इतना एडवांस दूं तो कहाँ से दूं? हैं? तेरा महीना खत्म होते ही तुझे सैलरी मिल जाएगी। उससे पहले अब तो मुझसे 1 रुपया भी मत मांगना। भूपेंद्र की बात सुनकर नितेश वहां से चला जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपने घर के पास वाली लाला के दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी, थोड़ा उधार चाहिए था, अभी थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है और ये महीने के आखिरी दिन है, इसलिए थोड़ा राशन उधार दे दोगे तो मैं महीना होने पर आपका पूरा हिसाब कर दूंगा। पिछली बार तुम 2 बार उधार राशन ले गए थे बेटा,
लेकिन तुमने मुझे अभी तक वो पैसे वापस नहीं लौटाए। भरोसा करो लाला, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारे ऊपर दया आ जाती है। चलो बताओ, क्या क्या सामान चाहिए तुम्हें? नितेश लाला को सामान बता देता है, जिसके बाद वो राशन लेकर अपने घर पहुंच जाता है, जहां पर पंडित कुछ मेहमानों को घर लेकर आता है। जहां पर अपने बेटे को देखते ही मदन कहता है, बेटा ये अपने गांव की दुर्गेश्वरी बहन है। पंडित जी ने इन्हें हमारी गरिमा के बारे में बताया, तो ये गरिमा को देखने आई हैं। नितेश सबसे पहले अपनी बड़ी बहन गरिमा को राशन का सामान दे देता है और सभी के लिए चाय बनाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दुर्गेश्वरी से बात करता है। बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बहन को एक बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में स्वीकारो। छोटी उम्र में तुमने बहुत सी चीज समझ ली है। तुम्हें अपनी बहन की बहुत परवाह है। चिंता मत करो, हमारे घर में जाने के बाद तुम्हारी बहन बहुत खुश रहेगी। बस अब तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो। दुर्गेश्वरी रिश्ता पक्का करके चली जाती है, जिसके बाद उसकी बहन बहुत खुश होती है और नितेश से कहती है, आखिरकार मेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। अब मैं भी लाल सुंदर सा लहंगा और चूड़ियां पहनूंगी। अपनी बहन की ख्वाहिश जानकर नितेश बहुत खुश होता है, लेकिन अब नितेश के सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ होता है कि वो पूरी रात इन सब के बारे में सोचने लगता है। मैं तो ज्यादा कमाता भी नहीं हूँ, अपनी बहन के लिए लहंगा और चूड़ियां तक खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। अपनी बहन की ख्वाहिश को कैसे पूरा करूंगा? नितेश पूरी रात ये सब सोच कर सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपने मालिक के घर पहुंच जाता है। घर के सारे काम करने के बाद वो अपने मालिक से बात करता है, मालिक मेरी बहन की शादी है। मैं सोच रहा था कि इस बार आप मुझे तनख्वाह के साथ साथ 50,000 रुपये एक्स्ट्रा और दे दो, जिससे मैं अपनी बहन की शादी की सभी रस्में अच्छे से करवा सकूं और उसके लिए एक प्यारा सा लहंगा और चूड़ियां खरीद सकूं। नितेश की बातों से उसका मालिक बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका पूरा हिसाब करके उसके सारे पैसे उसके मुंह पर मारता है। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां मुंह उठाकर पैसे मांग लो। अब ये पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। कुल मिलाकर 2 से 3 हजार रुपए नितेश वहां से लेकर चला जाता है और वो चलते चलते एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं अपनी बहन की शादी कैसे करवाऊंगा? रिश्ते की बात भी पक्की हो गई है और कुछ ही दिनों में मेरी बहन की शादी होने वाली है। मेरे पास कुल मिलाकर ये 2 से 3 हजार रुपए ही है। इनमें तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ तक कि मैं अपनी बहन के लिए चूड़ी और लहंगा भी नहीं खरीद पाऊंगा। नितेश बहुत ज्यादा परेशान था। तभी वहां से एक बुजुर्ग औरत गुजर रही होती है और उसे परेशान और रोता हुआ देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम रो क्यों रहे हो? तुम चाहो तो अपना दर्द मेरे साथ बांट सकते हो। नितेश अपनी सभी परेशानियां उस बूढ़ी औरत को बता देता है, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परेशानी का समाधान हो सकता है। इस गांव की नदी के बीचों बीच एक जादुई पेड़ है। अगर कोई सच्चे मन से उसके पास जाए तो वो उसकी मदद करता है। तुम उस जादुई पेड़ के पास जाओ और उससे अपनी बहन के लिए लहंगा और चूड़ियां मांगो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में चोर आया तो वो जादुई पेड़ तुम्हें मार देगा और तुम फिर कभी वापस नहीं आ पाओगे। मेरा मन साफ है। मेरी बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
इसलिए मैं अभी उस जादुई पेड़ के पास जाऊंगा। नितेश ऐसा कहकर उस जादुई पेड़ के पास जाने के लिए नाव में बैठ जाता है और रास्ते में उसे पानी में कई सारे कंकाल और लाश भी दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो थोड़ा डर जाता है। जैसे ही वो उस पेड़ के पास पहुंचता है, वो जादुई पेड़ से अपनी बहन के लिए लहंगा और चूड़ी मांगता है। तभी अचानक से पेड़ बहुत जोर से हिलता है और उसके ऊपर जादुई लहंगा और चूड़ियां प्रकट हो जाती है। आखिरकार मुझे मिल ही गया, लहंगा और चूड़ियां। तभी पेड़ से आवाज आती है, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारा मन पढ़ा है और जिसका मन साफ होता है मैं सिर्फ उनकी ही मदद करता हूँ। ये लहंगा और चूड़ियाँ कोई मामूली चूड़ियाँ नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा और चूड़ियाँ हैं। ये तुम्हारी हर एक चीज में मदद करेंगे, तुम इन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हो। जादुई पेड़ के कहने पर नितेश पेड़ से लहंगा और चूड़ी ले लेता है और वहां से अपने घर लौट आता है। उसकी बहन गरिमा इतना सुंदर लहंगा चूड़ी देखकर बहुत खुश होती है। जैसे ही वो उसे पहनकर देखती है, उसके यहाँ वहाँ चलने से जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के और उसकी चूड़ियों के खन खन से हीरे निकलने लगते हैं। ये देखकर गरिमा और नितेश दोनों ही हैरान रह जाते हैं। जैसा कि जादुई पेड़ ने कहा था, ये कोई मामूली लहंगा और चूड़ियां नहीं है, ये जादुई चूड़ियां और लहंगा है। नितेश उन सभी सोने के सिक्कों और हीरों को बटोर लेता है और उन्हें रख देता है, जिसके बाद वो उन्हें सुनार की दुकान पर बेचता है और उसके बदले उसे खूब सारे पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो अपनी बहन की शादी से पहले अपने माँ पिता की बीमारी का इलाज करवाता है और बाकी के पैसों से वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करवाता है। हालांकि तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन तुमने बड़े भाई का फर्ज निभाया है और अपनी बहन की शादी करवाई। भाई, तुम मुझे बहुत याद आओगे। भगवान मेरे भाई को हमेशा खुश रखे। आखिरकार मैंने अपने माता पिता का सपना पूरा कर ही दिया। बहन, अब तुम अपने ससुराल में खुश रहना। कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई को जरूर याद करना। नितेश अपनी बहन को विदा कर देता है, जिसके बाद उसकी बहन अपने ससुराल में खुश रहती है और यहाँ नितेश भी अपना खुद का काम खोल लेता है और अपने माता पिता का ध्यान रखते हुए उनके साथ खुशी खुशी रहने लगता है।